तो देखिए, शुड वी स्टार्ट? क्या आपने डिपेंडेंट ब्रांच में डेटर सिस्टम यानी ब्रांच अकाउंट बनाना के क्वेश्चन कर लिए? ईमानदारी से यदि आपने मॉडल के सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे तो आगे पढ़ने में मजा आएगा, समझ में भी आएगा। मुझे ये लगता है कि नहीं किए। डेटर सिस्टम मतलब ब्रांच अकाउंट बनाकर प्रॉफिट निकालना की क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? क्या कोई दिक्कत आ रही है बेटा उसमें? नहीं आ रही है? क्या आगे एग्जाम तक भी वो फंडा क्लियर रहेगा? ठीक है। अब मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं डिपेंडेंट ब्रांच में ही एक और सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। देखिए, एक डेटर सिस्टम और स्टॉक डेटर में फर्क है। डेटर सिस्टम में एक ही अकाउंट बनाया जाता है और स्टॉक डेटर में मल्टीपल अकाउंट बनते हैं। यहां पर इस डेटा सिस्टम में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे जाते हैं जो हेड ऑफिस ब्रांच के बीच हुए, लेकिन स्टॉक डेटा में वो तो लिखे ही जाते हैं, साथ में ब्रांच और थर्ड पार्टी के ट्रांजेक्शन भी लिखे जाते हैं। यहां पर नेट प्रॉफिट ब्रांच अकाउंट में ही निकलता है। ब्रांच अकाउंट का रिजल्ट ही क्या होता है? नेट प्रॉफिट निकालते हैं ब्रांच अकाउंट बनाकर, लेकिन वहां तो प्रॉपरली पीएनएल अकाउंट बनाकर प्रॉफिट निकाला जाता है। ब्रांच अकाउंट में प्रॉफिट ब्रांच अकाउंट बनाकर निकल जाता है, लेकिन स्टॉक डेटा में पीएनएल बनाकर प्रॉफिट निकलता है। इस डेटा सिस्टम में ब्रांच को हम क्या मानते हैं? एक आउटसाइडर, बाहरी व्यक्ति तरह मानते हैं, लेकिन स्टॉक डेटा में ब्रांच को बाहरी व्यक्ति नहीं मानते। यहां पर एक अकाउंट बनता है ओनली ब्रांच अकाउंट, और यहां पर इतने सारे अकाउंट बनते हैं। यदि डेटा सिस्टम है तो यहां पर हेड ऑफिस का ब्रांच के ट्रांजेक्शन पर ज्यादा कंट्रोल, क्योंकि ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है वो यहां रिकॉर्ड में, इसलिए हेड ऑफिस का ब्रांच के ट्रांजेक्शन पर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। लेकिन स्टॉक डेटा में ब्रांच का ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन अकाउंट फॉर किया जाता है, इसलिए हेड ऑफिस का ब्रांच के ट्रांजेक्शन पर कंट्रोल ज्यादा होता है। ये डिफरेंस के 6 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। ये आपको किसी किताबों में नहीं मिलेंगे, ये मैंने अपने मन से बनाकर लिखे हैं, आपको दिख भी रहा होगा। ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो ये 6 डिफरेंस है। अब हमारा यहाँ पर आपको बनाने पड़ते हैं ये सारे अकाउंट, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटा, ब्रांच कैश, ब्रांच फिक्स्ड एसेट, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच पीएनएल और गुड्स एंड ब्रांच तो बनता ही है। और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनता है यदि गुड्स एंड इनवॉइस प्राइस पर है, और यूजुअली इनवॉइस पे होता है तो एक अकाउंट बनता है ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी सारे अकाउंट में आपको एक एक करके पहले समझा देता हूँ। जैसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट यूजुअली बनता है इनवॉइस प्राइस पर, तो मैं उसका बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपका कहना है कि सर में इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं फोकस ज्यादा कर रहा हूं। कोई जल्दबाजी नहीं मुझे रिवीजन की। तो यहां पर यदि गुड्स इनटू ब्रांच 12,000 का है, जो कि इनवाइस प्राइस पर जिसकी कॉस्ट लोडिंग है 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑफ इनवाइस प्राइस, तो 12 का 1/6 2000 होता है, यानी कॉस्ट इसकी 10,000 है, इनवाइस प्राइस 12,000 है। हेड ऑफिस ने 10 का माल ब्रांच को 12 पर भेजा है, भेजना अलग होता है, बेचना अलग होता है, ये इनवाइस प्राइस है न कि सेल प्राइस। तो और केस 1 में सेल भी 12,000 की, सेल 12 की होगी, मतलब इनवाइस प्राइस पर ही सेल होगी, है ना। और स्टॉक 0 है, मतलब यहां मुझे लिखना था ऑल गुड्स सोल्ड। तो देखो, मैं बेसिक बता रहा हूं कि आपको बेसिक भी क्लियर हो जाए। मान लो भूल चुके हैं, बहुत पहले पढ़ा था, तो मेरा ड्यूटी है कि मैं आपको बेसिक बता दूं। एक अकाउंट बनता है ब्रांच स्टॉक और दूसरा बनता है ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, और ये होता है फॉर प्रॉफिट। तो देखिए, जब हम गुड्स भेजेंगे तो एंट्री होगी ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, तो 12,000 यहां लिखेंगे ब्रांच में गुड्स इनटू ब्रांच, यहां डेबिट, और गुड्स इनटू ब्रांच में 12,000 क्रेडिट। एंट्री क्या हुई? ब्रांच स्टॉक टू गुड्स इनटू ब्रांच, तो ब्रांच स्टॉक में 12 डेबिट और गुड्स इनटू ब्रांच में 12। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे? इसमें 2 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, इस 12 में 2 का, तो इसकी जो लोडिंग है ना, इसकी लोडिंग हम इधर ही क्रेडिट करें या इसके लिए अलग से अकाउंट खोले? उसके लिए अलग से अकाउंट खोलना पड़ता है, जिसका नाम होता है ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। ये अकाउंट का नाम है सपना। सपना मतलब प्रॉफिट का सपना। ये अकाउंट किसका है? प्रॉफिट का सपना। आपने सपना मतलब कुछ और समझ लिया होगा, ये प्रॉफिट का सपना है। तो देखिए, कितना गुड्स भेजा? 10 का गुड्स ब्रांच को भेजा 12 में, यदि ब्रांच ने माल बेच दिया तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। तो हेड ऑफिस इस मेथड में प्रॉफिट की जल्दबाजी में होता है, माल भेजते ही प्रॉफिट बुक कर लेता है, माल भेजते ही प्रॉफिट बुक कर लेता है। ये अगेंस्ट है कंजर्वेटिज्म, अगेंस्ट है प्रूडेंस। प्रॉफिट एंटीसिपेट बुक नहीं करते, पर यहां एंटीसिपेट प्रॉफिट की को बुक किया रहा है, कंजर्वेटिव्स की, प्रूडेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है इस ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। तो ये प्रॉफिट यहां 2,000 होगा क्रेडिट,
यहां लिखेंगे और बाय गुड्स सेंट टू, यहां 2000 होगा क्रेडिट और गुड्स सेंट टू ब्रांच में होगा टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट 2000 या डेबिट। आई थिंक क्लियर होगा। अब 12 माइनस 2 10 की आ गई, वो गुड्स जो है हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा उसकी कॉस्ट, ये गुड्स एचओ ने भेजा है अपने परचेज में से, तो ये जाएगी एचओ के ट्रेडिंग में, तो यहां से डेबिट, यहां से एचओ ट्रेडिंग में क्रेडिट, करेक्ट। तो ये मैंने बताया यहां से डेबिट एचओ की ट्रेडिंग में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एचओ ने गुड्स भेज दिया तो एचओ के ट्रेडिंग में ये माल व्यापार के लिए अवेलेबल नहीं रहा, तो एचओ अपने ट्रेडिंग से बाहर करेगा नहीं करेगा, तो एचओ ने अपने ट्रेडिंग से क्रेडिट कर दिया, तो एचओ ट्रेडिंग में लिखेंगे बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, और आप समझ गए एचओ ट्रेडिंग से गुड्स बाहर होना भी चाहिए। अब देखो, अब यहां पर सेल हुई, सेल ये स्टॉक अकाउंट है इनवॉइस प्राइस पर, ये स्टॉक अकाउंट है इनवॉइस प्राइस पर, यहां जब गुड्स भेजा तो स्टॉक बढ़ता है, सेल होने से स्टॉक बाय सेल 12000 की सेल है, यहां क्रेडिट और डेटर अकाउंट में डेबिट, यहां क्रेडिट, यदि कैश सेल है तो कैश में डेबिट और उधार है तो डेटर में डेबिट, और इस स्टॉक अकाउंट में सेल को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सेल होने से स्टॉक कम होता है तो हमने स्टॉक को क्रेडिट दे दिया। अब हमारा और क्वेश्चन में मुझे लिख देना चाहिए था कि बैलेंस सीडी 0 है, यहाँ पर स्टॉक का बैलेंस 0 है, सारा गुड्स बिक गया, मुझे लिख देना था क्लोजिंग स्टॉक 0 है, मतलब इसमें कोई स्टॉक नहीं बचा, मतलब कोई भी प्रॉफिट अनरियलाइज नहीं है। अब आप खुद ही देख लो, ये माल चूंकि बिक चुका तो ये प्रॉफिट क्या हो चुका है, रियलाइज, तो देयर इज नो अनरियलाइज प्रॉफिट, तो यहाँ पर स्टॉक रिजर्व 0 होगा, स्टॉक रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट विल बी स्टॉक 0, तो उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट भी 0, तो पूरा प्रॉफिट क्या हो गया, रियलाइज, ये बैलेंस प्रॉफिट हो गया रियलाइज। जो प्रॉफिट बुक किया था भेजते वक्त की माल बिक जाएगा तो हो जाएगा, एक्चुअल में माल बिक भी गया तो प्रॉफिट हो ही गया, ये प्रॉफिट रियलाइज। ये प्रॉफिट जाएगा ब्रांच के पील में, यहां से डेबिट और ब्रांच के पील में क्रेडिट, यहां से इसलिए ब्रांच का जीपी है, 10 का माल 12 में बिका, 2 का जीपी हुआ, यहां से डेबिट और पीएनएल में क्रेडिट, इस तरह से प्रॉफिट आ गया। देन अब यहां तो मैंने सब, अरे सब तो मैंने बता ही दिया, ये तो हो चुका, मैं सब बता ही चुका, उधर ही बता दिया मैंने, सब यहाँ लिख के रखा था कि आपको जरूरत ही नहीं पड़े लिखने की, ये सब लिखा हुआ था, ठीक है बेटा। और एचओ ट्रेडिंग में क्या आ गया, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, क्यों आया समझ में आ गया, क्योंकि एचओ ने जो माल खरीदा था उसमें से कितना माल ब्रांच को भेज दिया, 10 का, तो अब उसकी ट्रेडिंग यहाँ नहीं बल्कि, तो एचओ अपने परचेज में से 10 का माल बाहर करेगा, तो यहाँ क्रेडिट करने से वो 10 का माल एचओ की ट्रेडिंग से बाहर हो गया। इज इट क्लियर, ये है। अब देखिए क्या ये आपको क्लियर है, अच्छा अब क्या मतलब मैं जो 0 से चल रहा हूं ये मानते हुए कि आपको बिल्कुल कुछ भी उसमें से याद नहीं है, ताकि मैं इस चैप्टर में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, तो क्या चलेगा। अब देखो अभी मैंने क्या था, सारा माल बिक गया, अब मैं ले सकता हूं कि कुछ माल बिक गया कुछ माल बच गया, मैं उसका एग्जांपल लेता हूं एक, वो ऐसे लेता हूं मैं यहां पर, वो आपको सब क्लियर है। मैं आपके सामने बनाया ब्रांच स्टॉक अकाउंट, फिर मैंने बनाया ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर, एग्जाम में न लिखे तो चलेगा, फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट भी बना ले हम, कई बार इसकी जरूरत पड़ती कई बार नहीं पड़ती है, ये 2-3 अकाउंट तो सबसे मेन है। मान लो यहां पर ओपनिंग स्टॉक है टू बैलेंस बीडी 15,000 का है, ये ओपनिंग स्टॉक है और इसमें लोडिंग है 1/2 ऑन कॉस्ट 1/3 ऑन इनवॉइस प्राइस, इसमें 5,000 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो हमारा ये पिछले साल का स्टॉक है, तो एक अकाउंट और खुला होगा स्टॉक, इसमें ओपनिंग बैलेंस यहां चल रहा होगा 15,000 का, 1/3 5,000 का प्रॉफिट क्या है अन पिछले साल ओपनिंग स्टॉक, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, ये पिछले साल बिकने से रह गया था तो इसमें 5 का प्रॉफिट अनरियलाइज रह गया था, वो अनरियलाइज प्रॉफिट पड़ा है स्टॉक रिजर्व की क्रेडिट में, क्रेडिट में ही पड़ा होता, प्रॉफिट तो हमेशा क्रेडिट में होगा, तो स्टॉक डेबिट में है तो स्टॉक रिजर्व क्रेडिट में है। अब चूंकि ये चैप्टर में ये प्रॉफिट का सपना देखता है कि प्रॉफिट होगा होगा होगा, तो सबसे पहले 15 का माल ही बिकेगा, 15 का माल बिकते ही 5 का प्रॉफिट, तो ये 5 का प्रॉफिट जो अनरियलाइज था इसको ले जाओ ब्रांच स्टॉक, यहां से 5 करोड़ डेबिट और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में बाय स्टॉक रिजर्व करके 5,000 यहां हमने किया क्रेडिट, ये आपको तो स्टॉक डेबिट में आएगा, तो स्टॉक डेबिट में आएगा तो उसकी लोडिंग अपोजिट साइड क्रेडिट में आएगी, और कैसे आई ये मैंने आपको लॉजिकली बता दिया। अब हमने
गुड्स भेजा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, मान लो गुड्स भेजा है 90,000 का, 90 का 1/3। अब यहाँ एंट्री होगी, यहाँ डेबिट, और गुड्स सेंड टू ब्रांच में बाय ब्रांच स्टॉक 90,000 ये भेज दिया। अब 90 का माल बिक जाएगा तो प्रॉफिट 30 हो जाएगा, तो प्रॉफिट हम यहाँ करेंगे क्रेडिट, प्रॉफिट अकाउंट में करेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, यहाँ क्रेडिट, और गुड्स सेंड ब्रांच में टू ब्रांच स्टॉक 30 का प्रॉफिट। अब 90 इनवाइस प्राइस थी, उसमें 30 हटाते हो 60 कॉस्ट आ गई, इसको हम कॉस्ट पे ले आए। गुड्स सेंड हमें कॉस्ट पे लाना पड़ता है, होता है इनवाइस पर है, पर लोडिंग हटाकर वो कॉस्ट पे आ जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में तो कॉस्ट पे जाएगा ना। अब ये भी हो गया। अब ये माल बिक गया तो प्रॉफिट 5 हो जाएगा, ये बिक गया तो प्रॉफिट 30 हो जाएगा, सारा माल बिक गया तो प्रॉफिट 35 हो जाएगा। पर इसमें से ब्रांच ने हमें 6,000 का माल तो वापस भेज दिया, तो बाय गुड सेंड टू 6,000 का माल वापस भेज दिया, इससे ब्रांच का स्टॉक कम हो जाएगा, यहाँ क्रेडिट, और गुड सेंड टू ब्रांच में टू ब्रांच स्टॉक 6,000 की इनवाइस प्राइस पर डेबिट। अब 6 हमने प्रॉफिट ले लिया था कि पूरा माल बिक जाएगा, उसमें 6 तो वापस आ गया, तो 6 का प्रॉफिट 1/3, 2,000 प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। पहले 15 और 90 दोनों बिक जाएगा तो प्रॉफिट इतना हो जाएगा, पर उसमें 6 तो माल ब्रांच ने हमें वापस भेज दिया, तो ब्रांच में 6 के प्रॉफिट की संभावना खत्म हो गई, तो 6 पर 2 का प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, टू गुड सेंड टू 2,000 यहाँ डेबिट, और गुड सेंड टू ब्रांच में बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट 2,000 क्रेडिट। अब देखो, अब आपका दिमाग तेज चलने लगा होगा, आजकल एग्जाम आपके नजदीक है। 90 में से 30 60 का माल, अच्छा 60 का माल भेजा था, उसमें से 4 का माल वापस आ गया, मैं कॉस्ट पे बता रहा हूँ, 60 का कॉस्ट का माल भेजा था, 4 की कॉस्ट का वापस आ गया, तो नेट 56 की कॉस्ट का माल हमने ब्रांच को भेज रखा है फाइनली। तो यहां से जो एचओ ट्रेडिंग में जा रहा है 56 क्या है, जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा फाइनली रिटर्न के बाद, ये उसकी कॉस्ट है, ये यहां से डिवेलपर एचओ की ट्रेडिंग में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि 56 का माल एचओ ने ब्रांच को भेज दिया है फाइनल, भेजा 90 का था, 6 का वापस आ गया, नेट 56 की कॉस्ट का माल एचओ ने भेजा, तो यहां से डेबिट, एचओ ट्रेडिंग में 56 क्रेडिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ब्रांच में 1,05,000 में से 15 + 90 1,05,000 में से 6 का माल वापस आ गया, कितना बचा? 99 की इनवाइस का माल ब्रांच में बिकने लायक है, 6 का माल तो वापस आ गया, 99 की इनवाइस प्राइस का माल ब्रांच में अवेलेबल फॉर सेल है, सेल के लिए, उसमें से 18,000 का माल अभी तक नहीं बिका, 18 का माल कब, 18 की इनवाइस प्राइस का कुछ अभी तक नहीं बिका, तो 18 पर जो प्रॉफिट हमने ले लिया था, हमने तो पूरे पे ले लिया था, हमने 18 का माल बिकने से, तो इसमें जो प्रॉफिट जुड़ा है वो 18 का 1/3 6,000, तो हमें 6 का प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा, टू स्टॉक रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 6,000 डेबिट, और एक अकाउंट खुल जाएगा नया स्टॉक रिजर्व, वहां अगले साल वो रियलाइज होगा, इस साल तो अनरियलाइज है, तो हमने स्टॉक रिजर्व बना दिया 6,000 से। अब 99 में से 18 नहीं बिका, 99 में से आपको पता है 99 क्या था, वो भी भूल गए, अवेलेबल फॉर सेल कितना था 90, उसमें से 18 का, तो कितनी इनवाइस का बिक गया, 81 की इनवाइस का बिका है, पर बिका बाय कैश सेल है या बाय क्रेडिट सेल है, कैश सेल तो यहाँ क्रेडिट, कैश में डेबिट, क्रेडिट सेल तो यहाँ क्रेडिट, डेटा में डेबिट, पर मैं दोनों की घटा रहा हूं। 81 क्या है, जो गुड्स 81 इनवाइस प्राइस 81 है, यदि 81 में बिका तो कहेंगे सेल एट इनवाइस प्राइस और सेम है, सेल और इनवाइस, लेकिन यदि वो 81 वाला माल 88 में बिका है कैश, तो यहां पर क्या आया 7,000, बैलेंस शीट क्या आया, प्रॉफिट अबो, यहां पर हमेशा प्रॉफिट अबो इनवाइजर आता है, तो यहां टू ब्रांच, इस प्रॉफिट को भी कहां ले जाओ, इसमें ले जाओ 7,000 के प्रॉफिट को भी बाय ब्रांच स्टॉक, ये आ गया प्रॉफिट अबो इनवाइस। तो अब वो प्रॉफिट अबो इनवाइस था, और ये जोड़कर ये घटाकर प्रॉफिट बिलो इनवाइस है, ये प्रॉफिट अबो इनवाइस है, और ये प्रॉफिट बिलो इनवाइस। अब आप कहें सर फिर से बताओ प्रॉफिट बिलो इनवाइस कैसे, पता है ना बेटा, ये प्रॉफिट आपको पता है इनवाइस तक का है, और ये इनवाइस से ऊपर का है, इतना प्रॉफिट
हो सकता था, उसमें से इतना नहीं हुआ तो बाकी का हो गया, जो अनरियलाइज था वो हटा दिया तो बचा हुआ रियलाइज। तो कुल प्रॉफिट कितना हो गया? 34,000। तो 34 का प्रॉफिट क्या हो गया? रियलाइज। इसमें कौन सा गया? प्रॉफिट अबो है या प्रॉफिट बिलो है या दोनों है? बस ये प्रॉफिट यहां से डेबिट और ब्रांच पीएल में क्रेडिट। ये जीपी है, अबो इनवाइस और बिलो में, ये तो जीपी है, ये जाएगा यहां से डेबिट और ब्रांच के पीएल में क्रेडिट। ये आपको मैंने बता दिया क्या होता है ब्रांच स्टॉक, क्या होता है ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट और क्या होता है गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट। आई होप ये आपको क्लियर है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, और मैं जब इतना कुछ बता चुका हूं तो मैं आपको और कुछ बता दूं। जैसे मैं आपको कल बता चुका हूं नॉर्मल और अबनॉर्मल, और इसमें बता चुका हूं, फिर से बता दूं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट है और गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट भी है। मैं बिल्कुल जीरो से लेके एंड तक जा रहा हूं। मान लो हमने ब्रांच को 1000 की कॉस्ट का माल, कल वाला एग्जाम्पल में ध्यान है, मैंने आपको 1200 वाला भेजा था, उसका पीडीएफ भेज दिया मैंने। 1000 जिसकी कॉस्ट है, 1200 जिसकी इनवाइस प्राइस है, तो एचओ ने भाल भेजा, तो ब्रांच स्टॉक में 1200 डेबिट और गुड्स एंड टू ब्रांच में 1200 क्रेडिट। फिर इसकी लोडिंग क्या करते हैं, यहां क्रेडिट और यहां डेबिट। जल्दी तो नहीं हो रहा है? लोडिंग इसके अपोजिट साइड में आती है ना बेटा, 200 लोग यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, और ये 1000 रुपए ये एचओ ट्रेडिंग से बाहर हो जाएगा। एचओ ने 1000 का माल भेज दिया, एचओ ट्रेडिंग से 1000 बाहर हो जाएगा। अब ये गुड्स एचओ में ब्रांच में आ गया है 1200। अब ये जो गुड्स 1200 ब्रांच के स्टॉक में आया है, मैंने यही अकेला गुड्स नहीं आया, ये तो वो गुड्स जो लॉस हो गया है, बाकी और भी आया होगा। अब इसके मैं दो ट्रीटमेंट बताऊंगा, नॉर्मल और अब इस स्टॉक डेटर में दोनों केस में, नॉर्मल हो या अबनॉर्मल, दोनों केस में ये स्टॉक कम करना पड़ता है। क्यों भाई? माल यदि शॉर्ट हुआ है, कम पड़ा है, शॉर्टेज होगी, तो स्टॉक कम हुआ कि नहीं हुआ? चाहे वो नॉर्मल हो चाहे, मान लो माल कम हो गया, अभी तो होना ही था, तो फिर भी तो स्टॉक कम तो हुआ कि नहीं हुआ? तो स्टॉक यदि चला हो तो भी कम हुआ, शॉर्टेज हुआ है तो भी कम हुआ। तो दोनों केस में स्टॉक तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक भाई जो इतना सेल हो गया तो स्टॉक कम हो गया, इतना बच गया और इतना शॉर्टेज हो गया। सेल हुआ मतलब बाहर हुआ, शॉर्टेज हुआ मतलब कम हुआ, वो इतना बचा हुआ है। तो आपको स्टॉक का जो बच गया वो से निकालने के लिए जो नहीं रहा उसको बाहर करना पड़ेगा। तो आपको शॉर्टेज बाहर करनी पड़ेगी, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे, अब मान लो शॉर्टेज 1200 की है, अब 1200 की शॉर्टेज दी मान लो नॉर्मल है तो क्या, अब नॉर्मल है तो क्या? तो मैंने कहा था नॉर्मल है तब भी क्या करो, इस शॉर्टेज को यहां से करो क्रेडिट। स्टॉक क्रेडिट करना तो मजबूरी है, करना ही है, पर डेबिट कहां करूं? ये नॉर्मल लॉस है, विल बी बियर बाय, तो इस लॉस को यहां से क्रेडिट कर ब्रांच के पीएनएल में आप शॉर्टेज को डेबिट कर दो, टू शॉर्टेज 1200 यहां डेबिट कर दो। तो लॉस किसने बेयर कर लिया? उसमें आपकी बत्ती जली होगी जो कल भी मैंने जला दी थी, कि एक्चुअल लॉस तो 1000 का है, पर लॉस हमने डेबिट किया है 1200, 200 लॉस ज्यादा है। तो आप देखो ये जो आपने प्रॉफिट ले रखा है ये भी तो जाने वाला है ब्रांच पीएनएल में, जाने वाला है ना, तो ये प्रॉफिट भी कितने से बढ़ के आ रहा है, और इधर लॉस भी 200 से, और लॉस 1000 ही आया है। दिखता लॉस 1200 है पर वो एक्चुअल में इफेक्ट 1000 से ही पड़ेगा। ये मैंने आपको बारीकी से समझा दिया, ये मैंने बताया रिगार्डिंग नॉर्मल। लेकिन यही लॉस अबनॉर्मल होता, यही लॉस अबनॉर्मल होता तो फिर ये लॉस ब्रांच बियर नहीं करती, फिर ये लॉस यहां से क्रेडिट होकर लॉस बाय फायर में 1200 डेबिट होता, पर ये लॉस कौन बीट करने वाला है? तो फिर अब यहां पर यदि आपने कुछ नहीं किया तो प्रॉफिट ब्रांच का 200 से बढ़ के आएगा। तो 200 को क्या करो, जैसे आपने शॉर्टेज यहां लिखी है, मतलब यहां शॉर्टेज जो भी लिखा है लॉस बाय फायर, तो इसकी जैसे माल जल गया, इसकी लोडिंग रखूं या हटा दूं? गुड्स भेजते वक्त प्रॉफिट ले लिया था क्या सोचकर कि माल बिक जाएगा तो हो जाएगा, पर वो तो माल जल गया, जल गया मतलब प्रॉफिट। अब तो हमें प्रॉफिट हटाना पड़ेगा ना हटाना पड़ेगा? यहां से डेबिट और लॉस बाय फायर में क्रेडिट। अब लॉस कितना बचा?
ये जाएगा यहाँ से क्रेडिट और एचओ के पीएल में डेबिट। मैंने बता दिया, अब इससे ज़्यादा समझाना मेरे बस की बात नहीं है, मैंने दो बार बता दिया, कल भी और आज भी। ये मैंने बताया रिगार्डिंग नॉर्मल अबनॉर्मल लॉसेस। अब आपको यहाँ पर स्पीड से बता दूं, वैसे इसकी शायद जरूरत आपको है नहीं, मुझे पता नहीं पड़ता क्योंकि सबकी जरूरत अलग अलग होती है। ब्रांच स्टॉक का मैंने फॉर्मेट बनाया है, यहाँ आता है ओपनिंग स्टॉक एट इनवाइस प्राइस, यूजुअली इनवाइस प्राइस पे होता है, और गुड्स सेंट टू ब्रांच ये इनवाइस प्राइस पे होता है। फिर यदि ब्रांच ने इससे ब्रांच का स्टॉक बढ़ा, अच्छा सेल इधर आती है, सेल से स्टॉक कम होता है। कई बार मॉड्यूल सेल में से रिटर्न नहीं लेस करके सेल दिखा देता है, पर सेल क्रेडिट होगी तो सेल रिटर्न, सेल से स्टॉक कम होता है तो रिटर्न से स्टॉक बढ़ता है, सेल क्रेडिट में आती है तो रिटर्न डेबिट में आएगा, और गुड्स भेजा तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ा और गुड्स वापस आ गया तो स्टॉक को क्रेडिट देना पड़ेगा। फिर अभी मैंने बताया नॉर्मल लॉस यहां से क्रेडिट होता है और ब्रांच के पीएल में डेबिट होता है, लेकिन अबनॉर्मल लॉस यहां से क्रेडिट होता है और एक अकाउंट अलग से खुलता है, वो एचओपीएल में डेबिट होता है, वो एचओपीएल में होता है, लेकिन इसको कॉस्ट पे लाने के बाद ये लॉस तो ये क्रेडिट ब्रांच पीएल में डेबिट इनवॉइस प्राइस पर ही, लेकिन ये लॉस ब्रांच स्टॉक से क्रेडिट जरूर होता है पर जाने वाला एचओपीएल में, पर एचओपीएल में जाएगा कॉस्ट प्राइस पर नॉर्मल लॉस भी यहाँ से क्रेडिट होता है, अब नॉर्मल लॉस भी यहाँ से क्रेडिट होता है। और जो ब्रांच को माल में बच गया, दो तरह के माल बच सकते हैं, स्टॉक दो तरह का, एक तो जो स्टॉक ब्रांच में है और एक स्टॉक जो रास्ते में है, वो भी तो ब्रांच का है। कल मैंने बताया था कि ब्रांच को माल भेजा 1,20 का पर उसको मिला 1,08,000, कल ये क्वेश्चन कराया था, तो हमने 1,20 से डेबिट कर दिया तो 12 का माल जो रास्ते में वो भी तो ब्रांच का हो गया। तो हमें यहाँ पर स्टॉक दो तरह के दिखाने पड़ेंगे, स्टॉक इन हैंड एज वेल एज स्टॉक, और स्टॉक रिजर्व भी। फिर अच्छा, अब यदि यहां बैलेंस फिगर कुछ आ रहा है तो ये होता है प्रॉफिट अबोव इनवॉइस। मैंने आपको पहले एग्जांपल समझा, उसके बाद फॉर्मेट बता रहा हूं, तो ये आता है हमेशा, यदि यहां डिफरेंस आया है तो ये क्या है, प्रॉफिट अबोव इनवॉइस प्राइस। और यदि क्वेश्चन में आपको सपोज दिया है तो प्रॉफिट अबोव इनवॉइस निकल जाएगा, पर मान लो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक अननोन है, क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस फिगर है, तो क्या बताया था मैंने कल, क्लोजिंग स्टॉक आपका अननोन है, तो फिर एक ही क्वेश्चन में ये भी अननोन और ये भी अननोन, दोनों अननोन, इसमें से एक अननोन की आपको कुछ जीरो करना पड़ेगा। तो मान लेंगे प्रॉफिट अबोव इनवॉइस नहीं है और मान लेंगे कि सारी सेल इनवॉइस पे हुई है, तो फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। बताया था मैंने कल आपको, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में कुछ ज्यादा बताने का है नहीं, फिर भी ये है ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ये प्रॉफिट ऑन गुड सेंट टू ब्रांच, ब्रांच को जो माल भेजा उस पर हमने प्रॉफिट ले लिया, ये सोचकर कि माल भेजा है तो बिक जाएगा, उसमें से रिटर्न हो गया तो उसका प्रॉफिट हमने, जो माल ब्रांच से वापस आ गया उसका प्रॉफिट हमने हटा लिया, जो माल जल गया उसका प्रॉफिट भी हमने हटा लिया, और जो माल ब्रांच में बच गया उसका प्रॉफिट भी हमने, जो माल ब्रांच में बिकने से रह गया उस पर प्रॉफिट क्या है, अन, वो भी हटा लिया। तो बचा हुआ प्रॉफिट क्या है, रियलाइज, यहां से डेबिट और पीएनएल में क्रेडिट। फिर से बताऊं, ये प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक बिक जाएगा तो प्रॉफिट ये हो जाएगा, गुड्स भेजा वो बिक जाएगा तो प्रॉफिट ये हो जाएगा। ये है मैक्सिमम प्रॉफिट जो ब्रांच में हो सकता है सेल पर ही, सारा माल बिक जाए तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें से इतना माल वापस आ गया प्रॉफिट हटा लिया, माल जल गया प्रॉफिट हटा लिया, माल बच गया प्रॉफिट हटा लिया, क्योंकि अनरियलाइज है। यदि वो अनरियलाइज है तो बचा हुआ क्या है, रियलाइज, वो यहां से डेबिट और पीएनएल में क्रेडिट। ये था ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। डेटर अकाउंट तो मैं आपको क्या समझाऊं, आपको आता ही है, ओपनिंग डेटर, सेल। अब यहां पर सेल क्रेडिट सेल आती है या कैश सेल भी आ सकती है, मैंने बताया था। यहां पर वैसे यूजुअली सेल क्रेडिट आती है, यदि यहां पर क्रेडिट सेल है तो यहां रिसीव्ड फ्रॉम डेटर होगा, कस्टमर नहीं, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर होगा। मान लो मैं इसका अकाउंटेंट हूं, मैंने 4 लाख का माल बेचा उधार और 50 का माल बेचा है नगद, 4 लाख का उधार 50 का नगद, तो यहां सिर्फ 4 लाख आएगा। यदि मैंने यहां पर सिर्फ क्रेडिट सेल ली है तो रिसीव्ड फ्रॉम भी क्या आएगा, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ही आएगा। लेकिन यदि मैंने यहां पर क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल मतलब टोटल सेल ली है तो यहां रिसीव्ड फ्रॉम डेटर प्लस, तो यहां क्या आएगा, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आएगा, मतलब जो उधार बेचा उससे मिला वो भी और नगद से, यहाँ टोटल रिसिप्ट आएगी रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। तो फिर यदि रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर दिया है तो यहाँ कैश सेल भी लिखनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आई होगी, पता नहीं आई कि नहीं आई।
डिस्काउंट यहाँ क्रेडिट होकर ब्रांच पील में डेबिट होता है, बेड डेट्स यहाँ क्रेडिट होकर पील में डेबिट होती है, सेल रिटर्न यहाँ क्रेडिट जाएगी और ये क्लोजिंग डेटर आ गए। कई बार आपको वर्किंग नोट में ये बनाकर कई बार नॉन फिगर निकालना पड़ता है, कई बार रिसिप्ट फ्रॉम डीलर दिया हुआ नहीं होता, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर कई बार दिया हुआ नहीं होता, तो ये निकालना पड़ता है। ब्रांच का कैश अकाउंट बनाने के लिए हो सकता है आपको डेट अकाउंट बनाकर कोई अननोन निकालना पड़े, अननोन निकालना आपको पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस में दो तरह के एक्सपेंस होते हैं। मान लो मैं एचओ हूं, आप ब्रांच है, आपका अकाउंट मैं रख रहा हूं, ये आपका ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट है, पर अकाउंटिंग में कर रहा हूं, हेड ऑफिस में अकाउंट खुला है आपके लिए, ये दिल्ली ब्रांच अकाउंट है, पुणे ब्रांच अकाउंट है, पुणे ब्रांच का एक्सपेंस अकाउंट है। कुछ खर्चे आपके मैंने पे किए तो मैं क्या करूंगा, ब्रांच एक्सपेंसेस टू मेरा बैंक अकाउंट, मैं हेड ऑफिस को अकाउंटेंट हूं तो मैं क्या करूंगा, पुणे ब्रांच एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, मेरा बैंक अकाउंट। लेकिन कुछ खर्चे आपने पे किए पर अकाउंटिंग मुझे करनी पड़ेगी, तो पुणे ब्रांच एक्सपेंस डेबिट टू, क्योंकि मेरे पास आपका कैश अकाउंट भी मैं ही कर रहा हूं, तो मेरे पास दो कैश अकाउंट है, दो बैंक अकाउंट है, एक मेरा एक आपका। यदि खर्चा मेरे अकाउंट से पे किया तो मेरे अकाउंट से क्रेडिट होगा, यदि खर्चा आपके अकाउंट से किया तो आपके अकाउंट से क्रेडिट होगा, पर डेबिट तो यही होगा ना। यदि एचओ ने पे किया ब्रांच खर्चे तो भी डेबिट, और ब्रांच ने पे किए खुद खर्चे तो भी डेबिट। तो यहाँ पर ये खर्चे टोटल खर्चे आएंगे ब्रांच के, फ्री जाएंगे ब्रांच के पीएनएल में, यहां से क्रेडिट और ब्रांच पीएल में डेबिट। अब यदि इफ एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच आर पेबल बाय हेड ऑफिस एक्सेप्ट पेडी एक्सपेंसेस, मतलब आप कुछ भी खर्चे पे नहीं करते हो, सिर्फ कौन से खर्चे करते हो, तो आपके सारे खर्चे मैं पे करता हूं, लेकिन पेडिंग एक्सपेंस, तो उस केस में क्या होगा, ये मैंने खोला ब्रांच एक्सपेंसेस, अब खर्चे कौन पे कर रहा है, मैं, तो मैं क्या करूंगा, ब्रांच एक्सपेंसेस टू एचओ बैंक अकाउंट, तो यहां डेबिट और मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट। लेकिन आप कुछ खर्चे पे नहीं करते हो, सारे खर्चे मैं पे करता हूं, ये भी मैंने पे किया, 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 तो मैं एक्सपेंस में डेबिट करूंगा, मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट करूंगा। लेकिन आपकी एक पेटी कैश बुक है, आपके पास एक पेटी कैश बुक है, उसका अकाउंट आपके खुला हुआ है, स्टॉक डेटर में इसका अकाउंट भी खुलेगा, पेटी कैश अकाउंट, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है पेटी कैश का, इतनी कैश मैंने आपको भेजी काई के लिए, छोटे मोटे खर्चों के लिए, ये आपका पेटी कैश बुक अकाउंट है, ये अकाउंट है जो स्टॉक डेटर में खुलेगा, पेटी कैश बुक अकाउंट, ये आपकी ओपनिंग पेटी कैश भी थी। फिर मैंने आपको, मान लो आपकी ओपनिंग पेटी कैश आपके पास 5,000 थी, मैंने आपको 40,000 और भेजी, तो मैंने क्या करी, ब्रांच पेटी कैश डेबिट टू एचओ बैंक अकाउंट क्रेडिट, मैं मेरा बैंक अकाउंट कम करूंगा, क्रेडिट करके आपकी पेटी कैश बढ़ा दूंगा, जब जब कैश भेजूंगा आपकी पेटी कैश में डेबिट करूंगा मेरे बैंक अकाउंट में। अब आपके पास कितने हो गए 40, उसमें से 9,000 आपके पास बच गए, मतलब 45 दिन हो गए, 36,000 खर्चे, ये है एक्सपेंसेस अपने ब्रांच ने जो इनकर किए अपने, तो ये जाएंगे ब्रांच के, यहां से क्रेडिट और यहां डेबिट, यहां से क्रेडिट और यहां डेबिट, समझ में आया। या तो यहां क्रेडिट करके पील में ले जाओ, एक ही बात है, ये आपके वो खर्चे जो मैंने पे किए, ये खर्चे पेटी जो आपने पे किए, तो ये अल्टीमेटली यहां क्रेडिट और ब्रांच के पीएल में डेबिट हो जाएंगे। इज इट क्लियर, बोलो, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है। गुड्स एंड ब्रांच अकाउंट मैंने आपको बता ही दिया, वैसे बताऊं क्या पूरा गुड्स एंड ब्रांच का फॉर्मेट, ये बता दूंगा मैं आपको। और ब्रांच के बिल में यहां आता है आपको जीपी आता है, कहां से आता है, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट से, प्रॉफिट अबव इनवाइस, प्रॉफिट बिलो, वो यहां आता है। फिर आपका ब्रांच के एक्सपेंसेस, ब्रांच की फिक्स्ड का डेप्रिसिएशन, ब्रांच की बेड डेट्स, ब्रांच का डिस्काउंट और ब्रांच का नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट यहां डेबिट और एचओपी में क्रेडिट होता है, ये बनता है ब्रांच का पीएल। ये ब्रांच का फिक्स्ड का डेप्रिसिएशन, यदि मैं आपका अकाउंट वो बना रहा हूं, मान लो आपका ब्रांच फर्नीचर अकाउंट भी है, आपका ओपनिंग फर्नीचर था 10,000, उस पर डेप्रिसिएशन है 2,000, तो पाए ब्रांच पीएल, यहां से 2,000 क्रेडिट और ब्रांच पीएल में 2,000 डेबिट, चलेगा। और बचा डब्ल्यूडीवी 8,000, तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, कौन अकाउंट खोले, बस यहां से क्रेडिट और पीएल में डेबिट कर दो। इस तरह से मैंने आपको सारे अकाउंट बताए हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब क्या चाहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में क्या होता है, कैसे होता है, क्या इस पर क्वेश्चन, मतलब अब आपकी चॉइस पे चलेगा। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन भेजा था, रिवीजन ऑफ ब्रांच चैप्टर का एक क्वेश्चन भेजा था,
उसको मैंने कहा था आप डेटा सिस्टम से करके लाइएगा, है ना, कहा था डेटा सिस्टम से करके लाइए। उसका प्रॉफिट 80,000 आ रहा है, प्रॉफिट 80,000 आ रहा है, उसमें था प्रॉफिट 80। नहीं किया, नहीं किया, सिर्फ इधर से आदित्य ने मुझे क्वेश्चन भेजा था, सॉल्यूशन भेजा था। हाँ, मैंने आपको बोला नहीं था कि मुझे भेजो, पर आदित्य का आ गया था तो मैंने चेक करा तो 80,000 प्रॉफिट आ रहा है उसमें फाइनली। 80,500 नहीं आ रहा है, 80,000 आ रहा है। 80,500 गलत है, उसमें आपने एक्सपेंसेस 39950 लेते थे, आपने ले लिए 40,000। आपने बेटा गलती की होगी, 39950 खर्चे एक्चुअल है वो सब, जिनका भी 80,500 आ रहा है उनका उन्होंने खर्चे ले लिए 40,000, जबकि वो 39950 है, ऐसा कुछ है। चेक करना बेटा, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। हाँ बेटा 80,500 आ रहा है, सबका 80,500 आ रहा है, 80,000 ही आ रहा है ना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा बेटा। हाँ, पर समझ में आ गया ना गलती आपको, आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं। मेरे पास वो पता नहीं क्वेश्चन कहा था, उसी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं बाय स्टॉक एंड ट्रेड मेथड। उसी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं बाय स्टॉक एंड ट्रेड मेथड से। क्या बोलो, बोलते हैं क्या, क्या बोलते हो, क्या वो क्वेश्चन करवाऊं, स्टॉक डेटर से एक क्वेश्चन कराऊं क्या? उसको पेड लेंगे एंकर्ड, लैंग्वेज क्या थी मुझे बताओ, मुझे याद नहीं, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, मुझे दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा ये प्रॉफिट 80,000 आ रहा है, ये देखो वेरिफिकेशन भी है, 80 का प्रॉफिट कैसे आया। एक्सपेंसेस 46,500 के आ रहे हैं सब मिलाकर। तो मैंने एक्सपेंसेस जो दिए हैं मुझे भी देखना होगा आपने क्या माना है। मैंने क्वेश्चन में दिया है ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, पेड बाय एचओ, ये तो पेड है, क्लियर कट पेड है। और एक्सपेंसेस एट ब्रांच, हाँ इसको भी पेड मान लो, ये एक्सपेंसेस एट ब्रांच पेड मान लो इसको बेटा, मुझे लिख देना था एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, क्योंकि ब्रांच में एक्सपेंसेस पेड हुए। हाँ ठीक है, सही है, आप अपनी जगह सही है, हो सकता है एक्सपेंसेस ब्रांच लिखा है, इसको पेड मान लेंगे तो शायद आपका आ जाएगा 80,000, मैंने पेड माना है। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन स्टॉक डेटा से कर लोगे आप, क्योंकि इसमें नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस सब आ गया है ना। बाकी कुछ तो एबनॉर्मल लॉस तो मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ पर डेटा से बना के रखा है और स्टॉक डेटा से बना के भी रखा हुआ है, ये स्टॉक डेटा से भी है। बोलो करवाऊं क्या इस क्वेश्चन को, जल्दी बोले ना, टाइम आप ही का जा रहा है। करवाऊं एक क्वेश्चन, कर लोगे आप, तो सॉल्यूशन दिया है, इसी क्वेश्चन को स्टॉक डेटा से कर लोगे तो ठीक है। मैं अभी मानता हूं कि स्टॉक डेटा हमारा फिनिश। तो अब आता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, आता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। जब ब्रांच अपनी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करती हो तो वो ब्रांच को कहते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो यहां पर जनरल एंट्रीज में आपको बताऊं, ध्यान दें, इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता है, ब्रांच अपनी खुद की बुक्स मेंटेन करती है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ ब्रांच, उसमें हमें बेसिक अकाउंट सीखनी पड़ेगी। अब यहां पर हमें अकाउंटिंग एचओ में भी देखनी है और ब्रांच में भी देखनी है। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। उम्मीद है कि आप कल तक स्टॉक डेटा के सारे क्वेश्चन कर लेंगे और मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं इंडिपेंडेंट ब्रांच का बेसिक। उसमें ये एंट्रीज लिखी हुई है, पिछले विजुअल में तो मैंने एंट्री अपने हाथ से लिखी थी, ये रेड वाला पॉइंट मैंने अपने हाथ से लिखा था और ब्लैक वाला वहां पर पहले से नोटेड था। अभी मैं क्या करूं, लिखा हुआ रहने दो चलेगा। तो पिछले, तो देखिए
जब अब यहाँ पर मैं अकाउंटेंट, मैं हेड ऑफिस का अकाउंटेंट, आप ब्रांच के अकाउंटेंट। अब बुक्स मेरी भी है, मेरे यहाँ खुलेगा ब्रांच अकाउंट, मैं मान लो खोलता हूँ पुणे ब्रांच अकाउंट, और आप खोलेंगे हेड ऑफिस अकाउंट। हेड ऑफिस तो एक ही होता है, लेकिन ब्रांचेस पुणे, लखनऊ, चेन्नई कुछ होती है। तो मैंने अकाउंट खोला, मैंने खोला पुणे ब्रांच अकाउंट इन एचओ बुक्स, और आपने खोला मेरा अकाउंट एचओ अकाउंट। अब यदि मैं आपसे लेना दिखा रहा हूं तो आप मुझे देना दिखाएंगे, और यदि मैं आपको देना दिखा रहा हूं तो आप मुझसे लेना दिखाएंगे, तब कहेंगे। और अमाउंट सेम है, मैं लेना दिखा रहा हूं 8 लाख और आप भी देना दिखा रहे हैं 8 लाख, तो कहा जाएगा हमारा बैलेंस रिकॉन्साइल्ड है, और नहीं तो रिकॉन्साइल करना पड़ता है। अब यहां पर देखिए अकाउंटिंग सारी मैंने ट्रांजेक्शन लिख रखी है 1 बाय 1। ये अकाउंटिंग एक बार देखनी चाहिए ना अपने को कि कौन से ट्रांजेक्शन को आप कैसे लिखते हैं। और जैसे मैंने आपको गुड्स भेजा तो मैं एंट्री करूंगा ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, और आप क्या करेंगे गुड्स फ्रॉम एचओ, आपके लिए परचेज जैसा है उसको डेबिट करके आप एचओ को क्रेडिट देंगे। एक्सपेंस ऑफ ब्रांच पेड बाय एचओ, आपके खर्चे मैं पे कर रहा हूं, तो मैं एंट्री करूंगा पुणे ब्रांच डेबिट टू कैश, मेरा खर्चा नहीं है, मैं अपना खर्चा डेबिट क्यों करूं, मैं तो आपसे लेना दिखाऊंगा। मैं मतलब ये डेटा सिस्टम आ गया कि नहीं आ गया। यहां पर फिर से मेरी बुक्स में कौन सा अकाउंट बन रहा है, ब्रांच अकाउंट बन रहा है। तो अब यहां पर मैं ब्रांच अकाउंट खोल रहा हूं लाइक ए डेटर, तो ये ब्रांच अकाउंट फिर से आ गया, कौन सा वाला, डेटर सिस्टम वाला ब्रांच अकाउंट यहां फिर से आ रहा है। कंफ्यूज मत होना बेटा, तो यहां फिर से ब्रांच अकाउंट शुरू हो गया है। तो मैं एंट्री करूंगा पुणे ब्रांच डेबिट टू कैश, और चूंकि खर्चा आपका है तो खर्चा आप बुक करोगे, आप एक्सपेंस डेबिट करोगे और एचओ को क्रेडिट दोगे। एचओ एक्सपेंस पेड बाय, मेरे खर्चे आपने पे कर दिए। मैंने आपको कहा था ऐसा रेयर होता है, पर हो सकता है कि मेरे खर्चे आपने पे कर दिए, तो आप करोगे एचओ टू कैश, और मैं करूंगा एक्सपेंस टू ब्रांच, गुड्स फ्रॉम एचओ टू ब्रांच स्टोलन इन ट्रांजिट, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच, गुड्स हेड ऑफिस से ब्रांच जा रहा है, स्टोलन इन ट्रांजिट, रास्ते में चोरी हो गया। ये नॉर्मल लॉस है, अबनॉर्मल, अबनॉर्मल है, चोरी होना अबनॉर्मल लॉस माना जाएगा। अब ये लॉस, अच्छा सुनो, माल मैंने भेजा था तो मैंने एंट्री क्या कर ली थी, ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, पर वो माल आपको मिला ही नहीं, आपको मिला ही नहीं, तो आपने एंट्री नहीं की है, क्योंकि आपको मिला ही नहीं था, तो आपने मिलने की एंट्री नहीं की थी। उसके पहले ही रास्ते में चोरी हो गया, तो आपने तो कोई एंट्री नहीं की, ना आप करोगे, क्योंकि वो लॉस तो मुझे भी करना है, क्योंकि वो लॉस अबनॉर्मल है। तो आपने ना एंट्री की है माल मिलने की, ना आप करोगे, क्योंकि माल तो आपको मिला ही नहीं, ना मिला है ना मिलेगा, तो आप उसको एंटर नहीं करोगे। फिर मैं करूंगा, मैं क्या करूंगा, जब मैंने आपको माल भेजा था तो आपको ब्रांच करके डेबिट कर दिया था कि मुझे आपसे लेना है, पर आप तक तो माल पहुंचा नहीं, तो मुझे आपको क्रेडिट देनी पड़ेगी। तो मैं एंट्री करूंगा लॉस इन ट्रांजिट टू ब्रांच, ये एंट्री लिखी हुई पहले आ रही है, आप है ना समझने की पहले एंट्री देख लेते हो, देख ली होगी और देखना भी चाहिए, पर अब मैं करूं क्या, मैंने वो लिख रखी पहले से, जबकि पहले आपके दिमाग में एंट्री, मेरे समझाने की पहले एंट्री दिमाग में आपके आ गई। तो मैंने आपको जब गुड्स भेजा था तो आपको डेबिट दे रखी थी, पर आपको तो माल मिला ही नहीं, तो मुझे आपको देनी पड़ेगी क्रेडिट, मैं ब्रांच को क्रेडिट दूंगा, और चूंकि लॉस मेरा है मेरे पे, तो मैं लॉस इन ट्रांजिट डेबिट करके ब्रांच को क्रेडिट दे दूंगा। अब हेड ऑफिस पेड टू क्रेडिटर अ ब्रांच फॉर परचेसेस एट ब्रांच, ये सारे पॉइंट वो है जो मॉड्यूल में है, आप मॉड्यूल के क्वेश्चन देखोगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, एंट्री भी एग्जाम में पूछी जाती है, इसका अलग क्वेश्चन बनता है कि पास एंट्रीज देखना, आपको वही क्वेश्चन दिखा भी सकता हूं। हेड ऑफिस पेड टू क्रेडिटर ऑफ ब्रांच फॉर परचेसेस एट ब्रांच, माल खरीदा किसने, ब्रांच ने, तो पेमेंट किसको करना था, अच्छा ब्रांच ने माल खरीद लिया, तो ब्रांच ने क्या एंट्री कर रखी थी, परचेज टू क्रेडिटर कर रखी थी। अब उसका पेमेंट, वो आपके यहां क्रेडिट अकाउंट खुला है, पर आप पेमेंट मुझसे करवा रहे हो, तो आप करोगे, आपके यहां क्रेडिट अकाउंट खुला है परचेज के लिए, पर पेमेंट आप नहीं कर रहे, मुझसे करवा रहे, तो क्रेडिटर को आप डेबिट कर दोगे और एचओ को क्रेडिट कर दोगे, और मैं बैंक को करूंगा क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट मेरी जब सर मैं बैंक से क्रेडिट कर ब्रांच को डेबिट कर दूंगा, आपसे लेना, क्योंकि गुड्स आपने खरीदा, पेमेंट मुझसे करवा रहे हो, मैं आपसे लेना बढ़ा दूंगा, मैं ब्रांच को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दूंगा। ब्रांच डेटर पेड टू एचओ डायरेक्टली, माल बेचा आपने, उधार बेचा आपने, लेना आपको था, डेटर आपकी बुक्स में क्रिएटेड है, डेटर आपकी बुक्स में है,
आउटस्टैंडिंग है पर उसने पेमेंट मुझे दे दिया, तो मैं एंट्री करूंगा कैश टू ब्रांच, क्योंकि डेटर अकाउंट तो मेरी बुक्स में है ही नहीं, वो तो आपके यहाँ खुड़ा हुआ है। तो आप एंट्री करोगे HO टू डेटर, डेटर क्रेडिट आप करोगे, कैश डेबिट मैं करूंगा। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टीजमेंट अलोकेटेड टू ब्रांच। आप ब्रांच है, पुणे ब्रांच है, लखनऊ ब्रांच है, चेन्नई ब्रांच है, मुंबई ब्रांच है, ये है वो है, खर्चा मैं कर रहा हूं, सबका विज्ञापन मैं कर रहा हूं। तो मैंने जब भी खर्चा किया एडवर्टीजमेंट टू कैश, एडवर्टीजमेंट टू बैंक में खर्चा करता रहा। अब मैं साल के में क्या चाहता हूं, सारी बेंचेस से खर्चा अलॉकेट करूं। खर्चा मान लो हेड ऑफिस में हो रहा है और हेड ऑफिस उस खर्चे का वजन ब्रांचेस पर डालना चाहता है, इसको कहते हैं एक्सपेंसेस अलोकेटेड टू ब्रांच। यदि ऐसा है तो वो खर्चा मेरे यहाँ भी रिकॉर्डेड है, उस खर्चे का बर्डन में ब्रांच पर लूंगा, तो मैं ब्रांच को करूंगा डेबिट और एक्सपेंसेस को कर लूंगा क्रेडिट। इससे मेरा खर्चा कम हो जाएगा, एक्सपेंसेस मेरा कम हो जाएगा। वही तो मैं चाहता हूं कि मेरा वजन कम किया जाए। और एक्सपेंस अकाउंट HO में खुला हुआ है, तो HO एक्सपेंस को करेगा क्रेडिट और ब्रांच को करेगा डेबिट। और ब्रांच क्या करेगी, एक्सपेंसेस को डेबिट करके एजुकेट कर लेगी। फिर नेट प्रॉफिट अर्न एट ब्रांच, ब्रांच नेट प्रॉफिट कमाया, तो अब आपके यहां पीएनएल खुला होगा, ट्रेडिंग पीएनएल आपकी बुक से, तो आप क्या खुला होगा, तो प्रॉफिट आपका जो पीएल में आया वो पड़ा है आपके पीएल अकाउंट में, उसको आप पीएल से डेबिट करके HO में क्रेडिट करोगे। आप अपने उस नेट प्रॉफिट को बेटा क्या करोगे, अपने पीएल से डेबिट करके HO में, तो आप एंट्री करोगे पीएनएल टू HO। और मुझे पता पड़ेगा कि आपने प्रॉफिट कमाया, वो मेरा ही तो है, तो मैं आपसे लेना, मैं आपको करूंगा डेबिट और मेरा पीएनएल करूंगा क्रेडिट। मैं एंट्री पास करूंगा ब्रांच डेबिट टू पीएनएल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है। जब तक ये एंट्री सही नहीं है, जब तक ब्रांच अकाउंट सही नहीं बन सकता। यदि ब्रांच का सही बैलेंस निकालना है, ब्रांच का क्लोजिंग सही बैलेंस निकालना है, करेक्ट क्लोजिंग बैलेंस, तो आपको ये प्रॉफिट की एंट्री करनी पड़ेगी। ब्रांच में जितना प्रॉफिट हुआ है वो मैं ब्रांच में डेबिट करूंगा और मेरे पीएनएल में क्रेडिट करूंगा। मैं ब्रांच से लेना बढ़ाऊंगा। जब तक ये नहीं करूंगा ब्रांच का सही बैलेंस नहीं आ सकता। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिक्वायर्ड फॉर ब्रांच डेटर हुज अकाउंट आर केप्ट एट HO। ये एक नया पॉइंट है जो किसी जगह आया होगा, हमारे किसी क्वेश्चन में तो नहीं आया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिक्वायर्ड फॉर ब्रांच डेटर हुज अकाउंट आर केप्ट एट, आप है पुणे ब्रांच, मैं हूं HO, आपके डेटा के अकाउंट मेरे यहाँ खुले हुए हैं, आपके डेटा के अकाउंट मेरे यहाँ खुले हुए हैं। माल उधार आप बेच रहे हो पर अकाउंट मेरे यहाँ खुला हुआ है आपने, तो डेटा अकाउंट मेरे यहाँ है, पर उस पर बेड डेट्स होगी तो लॉस कौन बीयर करेगा, आप करोगे, क्योंकि प्रॉफिट आपने कमाया था। तो उसके प्रोविजन भी कौन बीयर करेगा, ब्रांच करेगी। डेटा अकाउंट मेरे यहाँ है पर प्रोविजन आप क्या खोलेगा, तो आप क्या करोगे, आप अपना देखो वैसे प्रोविजन अकाउंट किसके खुलेगा, डेटा अकाउंट मेरे यहाँ है तो प्रोविजन अकाउंट भी, लेकिन मेरा पीएल डेबिट नहीं होगा। क्यों भाई, मेरा बटन थोड़ा है, प्रोविजन तो आप बनाओ, तो आप अपना पीएल डेबिट करोगे, ब्रांच अपना पीएल डेबिट जरूर करेगी, लेकिन प्रोविजन क्रेडिट, क्यों, जब डेटा अकाउंट ही आप क्या नहीं है तो प्रोविजन अकाउंट खोल के कैसे क्रेडिट कर सकते हो। तो आप एंट्री करोगे पीएनएल टू HO और मैं अपना पीएल डेबिट नहीं करूंगा, लेकिन प्रोविजन मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं एंट्री करूंगा ब्रांच टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, करेक्ट। गुड्स इन ट्रांजिट फ्रॉम HO टू ब्रांच, गुड्स इन ट्रांजिट फ्रॉम HO टू ब्रांच। HO माल जा रहा है पर माल अभी नष्ट नहीं हुआ, स्टोलन ट्रांजिट नहीं है, वो आप तक पहुंच जाएगा। 28 मार्च को माल अभी रास्ते में है, जो मैंने आपको भेजा था पुणे ब्रांच को, वो रास्ते में है। तो मैं भेजते वक्त एंट्री कर चुका हूं ब्रांच टू गुड्स टू ब्रांच, पर आपने एंट्री पास नहीं की थी। मैंने आपको भेजा साल भर में 3 लाख, तो मैंने आपको 3 लाख से डेबिट दे रखी है, पर आपको 280 मिला है, तो आपने गुड्स रिसीव 280 से एंट्री की होगी, आपने मुझे क्रेडिट दी होगी 280 से, मैंने आपको डेबिट दी होगी 3 लाख से, पर आपको गुड्स मिला है, तो आपने क्या एंट्री की होगी, गुड्स फ्रॉम HO टू HO 280 की होगी। तो 20 का माल अभी
स्टोलन नहीं है, लॉस इन ट्रांजिट नहीं है, आपको मिलने वाला है। तो अब वो माल किसका माना जाए? रिसिपिएंट का। ट्रांजिट हमेशा रिसिपिएंट का मानना प्रेफरेबल है। एब्सोल्यूट मतलब 100% ऐसा ही होना जरूरी नहीं, पर प्रेफरेबल है कि वो रिसिपिएंट अपनी साइड मान ले। तो स्टॉक इन ट्रांजिट की एंट्री कौन करेगा? ब्रांच करेगी स्टॉक इन ट्रांजिट टू एचओ, क्योंकि मैं आपको कितने से डेबिट दे चुका हूं? 3 लाख से, पर आपने मुझे क्रेडिट 280 से ही दी है, तो 20 का डिफरेंस भी तो आ रहा है, वो रिकॉन्सिल भी करना पड़ेगा और स्टॉक रिकॉग्नाइज भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक ना मेरे यहाँ है अभी ना आपके यहाँ है। मेरे यहाँ से 3 लाख जा चुका, मेरे यहाँ वो 20 नहीं है। आपके 280 आया है, आपके भी 20 नहीं है, तो 20 ना मेरी बुक्स में है क्योंकि मैं रवाना कर चुका, 20 आपकी बुक्स में नहीं है क्योंकि आपको रिसीव नहीं हुआ, तो आपको अपनी बुक्स में उसको स्टॉक को दिखाना पड़ेगा। आप एंट्री पास करोगे स्टॉक इन ट्रांजिट टू एचओ, और एचओ में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि मैं अब यहां पर कैश इन ट्रांजिट फ्रॉम ब्रांच टू एचओ। कैश इन ट्रांजिट, आपने मुझे कैश भेजी 5 लाख की साल भर में, कभी ये, तो आपने मुझे एंट्री कर ली एचओ टू कैश 5 लाख, करेक्ट। आपने मुझे 5 से डेबिट दे दिए, पर मुझे 475 मिला है, तो मैंने कैश टू ब्रांच 475। आपने मुझे डेबिट दी है 5 लाख की, पर मैंने आपको क्रेडिट दी है 475 की। आप मुझे 5 लाख की डेबिट दे चुके हो, आप मुझे 5 लाख देना कम चुके हो, पर मैंने आपसे 475 ही लेना कम किया है। मैं 25 आपसे ज्यादा लेना दिखा रहा हूं, क्योंकि कैश रास्ते में है, क्योंकि कैश मुझे मिलने वाली है, तो बेहतर है मैं एंट्री पास कर लूं। मैं एंट्री करूंगा कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। मैं मान लूंगा कि 25 भी मिल गए, मैं आपको 25 से क्रेडिट और दे दूंगा, तो आपका और मेरा बैलेंस रिकॉन्साइल हो जाएगा। मैं एंट्री करूंगा कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, आपको एंट्री पास न करेंगे। इज इट क्लियर? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। आप पुणे ब्रांच में हेड ऑफिस हूं, मैं इंदौर अकाउंट रखता हूं, आप पुणे में रखते हैं, पर कंट्रोल पर्पस से मुझे आप पर भरोसा नहीं है। वैसे तो है, पर एज एन अकाउंटेंट या एज ए हेड ऑफिस मुझे आप पर भरोसा नहीं है कि आप मेरी फिक्स्ड डिपॉजिट कहीं गायब नहीं कर दो। तो मैंने कहा भाई फिक्स्ड डिपॉजिट तो मुझे आपके पास भेजनी पड़ेगी, क्योंकि इंदौर से मैं एसी का हूं तो आपके पास फेंक नहीं सकता। एसी आपके पास है, लेकिन उसका अकाउंट मैं रखूंगा ताकि वो कहीं एसी गायब आप ना कर दो। तो फिक्स्ड डिपॉजिट ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेंटेन एट एचओ। असेट आपके पास में है, पर उसका अकाउंट मैं रखूंगा ताकि कंट्रोल रहे। असेट अब गायब नहीं हो पाएगी फिजिकली, क्योंकि उसका अकाउंट मैं चला रहा हूं। उस केस में अकाउंटिंग कैसे होती है? स्पेशल अकाउंटिंग होती है। अभी तक क्या होता था? असेट आपकी, अकाउंट भी आपका, वो अलग होता था, वो तो यूजुअल अकाउंटिंग होगी। लेकिन ये स्पेशल अकाउंटिंग होगी जब असेट आपके पास है पर अकाउंट मेरे पास है। अब मैंने आपको असेट भेजी, फिक्स्ड असेट सेंड बाय एचओ टू ब्रांच, तो मैं भी एंट्री पास नहीं करूंगा, असेट मेरे यहां रहने दूंगा, और आप भी कोई एंट्री पास आपने देख ही लिया। और मुझे पता है पहले देखते हो फिर सोचते हो। तो अब चूंकि असेट अकाउंट मेरे यहां है, मान लो फर्नीचर मैंने आपके भेजा, मेरे पास 3 लाख का फर्नीचर पड़ा हुआ है, अकाउंट भी मेरे यहाँ 3 लाख का और फर्नीचर भी है। अकाउंट, अब मैं फर्नीचर आपको भेज रहा हूं कि लो यूज करो, पर मैं अकाउंट मेरे ही रखूंगा, तो मैं फिजिकली भेज दूंगा पर उसका अकाउंट नहीं भेजूंगा। अकाउंट अभी भी मेरे यहाँ है, तो एंट्री मेरे यहाँ से असेट जाने की नहीं होगी और आपके यहाँ असेट आने की एंट्री भी नहीं होगी, क्योंकि आपको असेट अकाउंट खोलने का अधिकार मैंने नहीं दिया। फिजिकल असेट आपके पास है पर असेट अकाउंट मेरे पास है। अब ईयर एंड में उसका डेप्रिसिएशन, तो ये एंट्री मेरे यहाँ नहीं होगी, ना भेजने की ना आपके यहाँ होगी रिसीव होने की। अब उसका डेप्रिसिएशन तो आपको बियर करना है, 3 लाख का 10%, 30 डेप्रिसिएशन आपको बियर करना है। तो आप एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन डेबिट टू एचओ, और मैं करूंगा ब्रांच टू फर्नीचर। मैं अपने यहाँ फर्नीचर को 30 से कम तो करूंगा, क्योंकि फर्नीचर 3 लाख से मुझे 270 पे लाना पड़ेगा, तो मैं फर्नीचर को क्रेडिट तो करूंगा, पर मैं डेप्रिसिएशन डेबिट आप करोगे और फर्नीचर क्रेडिट मैं करूंगा। आप करोगे एचओ टू फर्नीचर, सॉरी डेप्रिसिएशन टू एचओ, और मैं करूंगा ब्रांच टू फर्नीचर। केस लिमिटेड बाय ब्रांच टू एचओ, तो एंट्री क्या होगी मैं क्या बताऊं? तो बड़ी सिंपल सी है, वो तो क्या बताऊं मैं। और abnormal लॉस ऑफ गुड्स एट ब्रांच, देख लिए अब तक क्या। अब देखो, आप ब्रांच है, मैं हेड ऑफिस हूं, गुड्स आपके यहाँ है पुणे ब्रांच में, आपके यहाँ 20 का माल चोरी हो गया, जल गया, 20 का माल जल गया या चोरी हो गया, ये abnormal लॉस है, और ये लॉस का बर्डन एचओ बियर करता है। तो अब गुड्स तो आपके पास था, गुड्स फ्रॉम एचओ तो आपके पास था, अब 20 का माल जला, तो आप
क्या करोगे और मैं क्या करूंगा? आप हाँ, मैं पहले मेरे यहाँ बताता हूं। मैं अपने यहाँ लॉस बाय फायर डेबिट करूंगा, लॉस बाय फायर मैं डेबिट करूंगा और मैं ब्रांच को क्रेडिट दे दूंगा, क्योंकि मैंने आपको 20 का जो गुड्स भेजा था तो मैंने आपसे 20 से ब्रांच से डेबिट कर रखा था और वो माल जल गया तो मैं आपसे लेना कम कर दूंगा। मैं ब्रांच को क्रेडिट देकर लॉस बाय फायर मैं डेबिट कर लूंगा और वो लॉस अकाउंट मेरे पीएल में चले जाएगा। तो मैं एंट्री करूंगा लॉस बाय फायर टू ब्रांच, मतलब मैं आपको क्रेडिट दूंगा और आप मुझे डेबिट दोगे। आप एचओ डेबिट करोगे और गुड्स फ्रॉम एचओ या अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, या तो अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर दोगे या गुड्स फ्रॉम एचओ, या तो गुड्स फ्रॉम एचओ या ट्रेडिंग। आया समझ में? नहीं समझ में आया? देखो ये गुड्स अभी आपके ट्रेडिंग में है कि नहीं? ये गुड्स आपके कहाँ है? ट्रेडिंग में, पर जल चुका तो आप अपने ट्रेडिंग से कर दो क्रेडिट और एचओ में कर दो डेबिट। ये है लॉस की एंट्री। तो ये एंट्री बहुत स्पेशल थी, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। क्या आपको क्लियर हो गई? इज इट ओके? ठीक है, तो ये था बेसिक इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप इसको अब घर पे क्या करोगे? एक आंख बंद करोगे, नहीं एक आंख से ऐसा नहीं होगा। कैसे करोगे? मतलब आपको ये एंट्री पढ़नी है और ये ट्रांजेक्शन पढ़ना है और एंट्री सोचनी है, तो आप एक आंख बंद करके नहीं हो पाएगा। मतलब आप समझ के क्या कर लोगे कि ये भी समझाना पड़ेगा मुझे कैसे। तो पहले ट्रांजेक्शन पढ़ोगे, एंट्री मन में सोचोगे, फिर टिपोगे। टिपना तो है, देखना तो है, देखे बगैर पेट भरता नहीं, क्योंकि हमें अपने ही भरोसा नहीं है। दुनिया हम पर भरोसा करे, चाहते हैं कि दुनिया हम पर बिलीव करे, पर अपने आप पर खुद कोई बिलीव नहीं है। तो आप पहले क्या करो? ट्रांजेक्शन पढ़ो, एंट्री सोचो, फिर चेक करो कि आप करेक्ट हो या इनकरेक्ट। और करेक्ट नहीं है तो गलती अपनी दुरुस्त करो। एक बार गलती करना सीख गए, पता पड़ जाएगा कि ये गलती हमसे हुई है, अगली बार वो नहीं होगी। तो ये सारी चीजें आपको घर पर जाके रिवाइज करना चाहिए। मैं आपको भेज दूंगा ये वाला पीडीएफ। अब आता है पहला चैप्टर जो मैं आज निपटा देना चाहता हूं। मैं हेड ऑफिस हूं ए, आप है ब्रांच बी और एक ब्रांच और है ब्रांच सी। अब सी ब्रांच भी है, डी ब्रांच भी है, ई ब्रांच भी है, ऐसी बी सी डी ई ब्रांचेस हैं और मैं हेड ऑफिस ए हूं। अब आप बी सी डी ई आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, पर आपस में जो ट्रांजेक्शन करते हैं मैं चाहता हूं कि मेरी निगाहों से हो, मेरे कंट्रोल में हो, मेरे सुपरविजन में हो। तो आप भले बी सी डी ई आपस में ट्रांजेक्शन करो, पर उसकी इंटीमेशन मुझे भेजो और उसकी अकाउंटिंग मेरे थ्रू करो। आप यदि कैश बी सी को भेज रहे हो तो आप ये मानो कि आपने कैश मुझे भेजी और मैंने सी को भेजी। आपने कैश सी को भेजी तो आपकी कैश कम हुई, सी की कैश बढ़ी, पर माना जाएगा कि आपने मुझे भेजी और मैंने सी को भेजी। तो मेरे थ्रू होंगे इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। ये इतना इजी है, इतना इजी है कि जिसको पढ़ने में आपको कोई तकलीफ 1% भी नहीं होगी, समझेगा बेटा। उस केस में अब आप क्या होगा, जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं मॉड्यूल में और एग्जाम में आए हैं, वो एकमात्र क्वेश्चन आया है। मैं एग्जाम ओरिएंटेड चलूं तो बस मुझे उसी पे ध्यान देना है। मैं क्या करूंगा, बी सी डी ई, आपकी जो ब्रांचेस है बी सी डी, आपके बीच जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको मेरे थ्रू अकाउंट करूंगा। तो देखिए, आप जब सी को कैश भेजेंगे तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? आपने कैश सी ब्रांच को भेजी तो आप करोगे एचओ डेबिट टू कैश। आप ये बोलोगे कि नरेशन में लिखा जाएगा कि कैश रिमिटेड टू सी ब्रांच, लेकिन लिखोगे एचओ टू कैश। नरेशन इसीलिए होता है कि एंट्री दिखती कुछ और है और अंदर कुछ और है। तो आप करोगे एचओ टू कैश, ऐसा लग रहा है कि आपने कैश एचओ को भेजी, जबकि नरेशन में लिखा है कि कैश आपने सी ब्रांच को भेजी। और सी ब्रांच क्या करेगी? कैश टू एचओ करेगी वो, मतलब सब कुछ मेरे थ्रू होगा। समझ में आ गया? तो अब इसमें बस एक चीज है, अब मुझे पता है कि कैश आपने इसको भेजी, तो आपने कैश वहां भेजी है तो इसकी असेट बड़ी है, आपकी असेट, तो मैं आपसे लेना कम कर दूंगा, सी से लेना, मैं सी ब्रांच को डेबिट दे दूंगा और बी ब्रांच को जिसकी असेट बढ़ती है उससे लेना बढ़ाता हूं और जिसकी असेट कम होती है से लेना। तो मैं यदि उस ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मैं सी ब्रांच को डेबिट करके ए ब्रांच को बी ब्रांच को क्रेडिट दूंगा। ये है अकाउंटिंग इन एचओ बुक्स ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। इज इट क्लियर?
तो अब जिस भी ब्रांच से लेना पड़े डेबिट करो, जिससे लेना कम हो। अब तो यहां पर अब देखिए, ये तो मैंने बताई है, ये मैंने एंट्री बता दी है कि क्या क्या होगा। अब यहां पर क्या करना है, जैसे मैंने सॉरी गलती से मैंने ए ब्रांच, बी ब्रांच, सी ब्रांच ले ली, चलेगा? अब वो भूल जाओ एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल, ए ब्रांच है, बी ब्रांच है, सी ब्रांच है और मैं हेड ऑफिस हूं, मेरी ए ब्रांच भी है, बी ब्रांच भी है, सी ब्रांच भी, आपस में आपका ट्रांसफर हो रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं आप एबीसी ब्रांचेस बिल्कुल फोकट फ्री हो, कुछ भी काम धंधे नहीं, पर मेरे पास तो काम है ना, मैं तो बिजी पर्सन हूँ, आप आपस में ट्रांजेक्शन करते रहते हो, ये भेजा, गुड्स भेजा, कैश भेजी, बीआर भेजा, माल मंगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसके एक्सपेंस पे कर दिए, मैं इतनी एंट्री कहाँ करूंगा? तो मैंने क्या सोचा, आप करते रहो, मैं मंथ के एंड में एक एंट्री कर लूंगा। मैं एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा हूं, तो उस केस में मैं एक एंट्री करना चाहता हूं मंथ के एंड में, तो उसके लिए मुझे पूरे महीने एक स्टेटमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं ये स्टेटमेंट बना रहा हूं जो उस एंट्री के साथ एज ए वाउचर लग जाएगा। उस एंट्री का अमाउंट कैसे निकला वो ये स्टेटमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो ये स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, ए ब्रांच, बी ब्रांच, सी ब्रांच, उसका डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम मैंने बनाया। जैसे ए ब्रांच ने बी ब्रांच को 10 का माल भेजा, तो मैं ए ने भेजा है तो ए को दूंगा क्रेडिट और बी को दूंगा डेबिट। फिर बी ने सी को कैश भेजी तो बी को दूंगा क्रेडिट, सी को दूंगा डेबिट। फिर एक्सेप्टेंस सेंड बाय ए टू सी, एक्सेप्टेंस सेंड बाय, एक्सेप्टेंस मतलब ये ना वो एकोमोडेशन बिल आ जाता है। मैंने कहा था जो प्रैक्टिस में एक्चुअल में नहीं है, दुनिया से हट चुका एकोमोडेशन बिल, पर ये अभी भी चले जा रहा है ब्रांच में। आप है ए ब्रांच, वो है बी ब्रांच, आपने एक्सेप्टेंस बी को दी, आपने एक्सेप्टेंस सेंड बाय ए ब्रांच टू, आपने सी ब्रांच को एक्सेप्टेंस दी, मतलब उसने बिल आप पर ड्रॉ किया, आपको वैसा देन लेन करना नहीं था, उसको फंड की जरूरत थी, उसने आप पर बिल लिखा, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके लिए क्या हो गया, और एक्सेप्ट करके आपने सी को दे दिया और सी ने उसको बैंक से डिस्काउंट करके कैश ले ली। तो कैश किसकी बढ़ी और बाद में पेमेंट किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक्सेप्टेंस दी है। तो अब मैं क्या करूंगा, किसकी एसेट बढ़ रही है, तो मैं सी को क्या करूंगा, डेबिट, और आप पेमेंट करोगे तो आपकी एसेट कम होगी, तो मैं आपको दूंगा क्रेडिट। तो क्या एंट्री होगी, मैं आपको क्या दूंगा, ए को दूंगा क्रेडिट और सी को दूंगा डेबिट। समझ में आया? अब बी आर रिसीव्ड बाय सी फ्रॉम बी, सी को बी आर मिला किससे, तो किसकी एसेट कम हुई, बी की एसेट कम हुई, तो बी को दूंगा मैं क्रेडिट और सी की एसेट बढ़ी, उसको दूंगा डेबिट। और मैं मंथ के एंड में देख लूंगा नेट क्या है। नेट ए को 25 की क्रेडिट है, नेट बी को 10 की डेबिट भी है, 12 की क्रेडिट भी है, तो नेट में बी को 2 की क्रेडिट दूंगा, सी को 27 की डेबिट है, तो नेट 27 है। समझ में आया आपको? इस तरह से अकाउंटिंग होगी फॉर इंटर ब्रांच। तो इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंट ब्रांच का ऐसा चैप्टर है जिसको हमें 5 मिनट में, जिसको हम एग्जाम में जाने के पहले रिवाइज करके जा सकते हैं। इवन एग्जाम में जाने के पहले रिवाइज की जरूरत भी नहीं है, ये इतना इजी है। पूरे मंथ ये स्टेटमेंट बनता रहेगा और मंथ के एंड में नेट अमाउंट से एंट्री हो जाएगी सी डेबिट टू ए टू बी। ये था इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच। ये तो इजीली क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ है नहीं। तो ये तो आप घर जाकर स्टॉक डेट भी कर सकते हो और इंडिपेंडेंट ब्रांच का ये क्वेश्चन जो है वो भी कर सकते हो, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब इंटर ब्रांच तो खत्म होता है। अब यहां पर आता है, यदि मेरी बुक्स में आपसे लेना कुछ अलग आ रहा है और आपकी बुक्स में देना अलग आ रहा है, तो उसे रिकॉन्साइल करना पड़ता है। अभी रिकॉन्साइल कहाँ करना पड़ता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे। मुझे क्रिस्टल क्लियरिटी के लिए बताना पड़ेगा कि ये जरूरत कहाँ पड़ती है। तो देखिए, एचओ बुक्स में ब्रांच से मैं 70 लेना दिखा रहा हूं, मैं एचओ ब्रांच से 70 लेना दिखा रहा हूं, लेकिन ब्रांच एचओ को 55 देना दिखा रही है। 15 का कुछ है, कुछ तो है, 15 का कुछ तो है। तो नीचे लिखा है देयर इज गुड्स इन ट्रांजिट ऑफ 10,000 फ्रॉम एचओ टू ब्रांच। 10 का माल एचओ टू ब्रांच, मतलब गुड्स एचओ ने भेजा, ब्रांच को नहीं मिला, तो माल मिलने वाला ब्रांच को है। तो ब्रांच एंट्री पास करेगी,
गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ 10,000 से, लेकिन डिफरेंस तो 15 का था, 10 का तो हुआ, 5 का बचा है, और बाकी 5 का कैश इन ट्रांजिट है फ्रॉम ब्रांच टू एचओ, तो इसके लिए एचओ एंट्री करेगा कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, तो एचओ की बुक्स में लिखा जाएगा बाय कैश इन ट्रांजिट, और ब्रांच की बुक्स में लिखा जाएगा बाय गुड्स इन ट्रांजिट। तो अब ब्रांच की अच्छा ये तो हो गया, लेकिन साथ में एक पॉइंट और जो मैंने पता नहीं कहां से लिख दिया, यहां पर वो लिखा नहीं है। अब बैलेंस रिकॉन्सिल हो गया, अब बैलेंस, अब मैं आपसे 70 नहीं 65 लेने दिखा रहा हूं, 70 नहीं 65, और आप मुझे 55 नहीं 65 देना दिखा रहे हो। 55 से ये 65 हुआ ना, ये 55 और 10 65, आप मुझे 65 देना दिखा रहे हो और मैं आपसे 65, लेकिन एक चीज तो ऐसी है जो न मैंने लिखी ना आपने लिखी, बताता हूं मैं, सुनो। आप पुणे ब्रांच में हेड ऑफिस इंदौर हूं, एक असेट मेरे यहां रखी हुई है जो आपकी है, उसका अकाउंट मेरे यहां है, मैं गलत बोल दिया, असेट तो आप क्या है, अकाउंट मेरे यहां है, आपकी असेट का अकाउंट मेरे यहां है, उस पर डेप्रेशन 8,000 बनता है, उसकी एंट्री ना आपने की है ना मैंने की है, तो अब मुझे भी करनी पड़ेगी, तो मैं एंट्री करूंगा ब्रांच टू फिक्स्ड असेट, मैं करूंगा ब्रांच टू, और आप करेंगे डेप्रेशन डेबिट टू एचओ, तो आप लिखेंगे बाय डेप्रेशन। अब आप और हमारा बैलेंस अभी भी रिकॉन्साइल है। इज इट क्लियर? प्रेफरेबली टू रिकॉर्ड आइटम ऑफ ट्रांजिट इन द बुक्स ऑफ रेसिपेंट, लेकिन ये क्वेश्चन बोलते कि एंट्री इसकी बुक्स में करनी है, तो फिर आप तो जो कहे उसके यहां करनी पड़ेगी। प्रेफरेबल है रिसिपेंट के एंट्री करो, लेकिन क्वेश्चन कहे तो आपको जैसा कहे वैसा करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? बताऊं क्या उसको भी? ये क्वेश्चन मॉड्यूल में आया था, पास एडजस्टमेंट एंट्री इन द रेलेवेंट बुक्स फॉर लॉस इन ट्रांजिट फ्रॉम एचओ टू ब्रांच, लॉरी इन ट्रांजिट फ्रॉम एचओ टू ब्रांच, कौन एंट्री कर चुका? लॉरी इन ट्रांजिट कौन भेज चुका? तो एचओ क्या एंट्री कर चुका होगा? ब्रांच टू लॉरी, ब्रांच टू लॉरी फिक्स्ड असेट, लेकिन ब्रांच को वो प्राप्त लॉरी अभी तक नहीं मिली थी, वो लॉरी अभी ट्रांजिट में है, वो ट्रक वो व्हीकल अभी रास्ते में है, तो ब्रांच क्या कर लेगी? लॉरी इन ट्रांजिट टू एचओ। एक्सपेंस, ये सब क्वेश्चन है, मॉड्यूल में दिया हुआ है क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। एक्सपेंस ऑफ ब्रांच पेड बाय एचओ, एक्सपेंस ऑफ ब्रांच पेड बाय एचओ एंड डेबिटेड बाय एचओ इन इट्स एक्सपेंस। मैं एचओ हूं, मैंने आपके लिए खर्चा पे किया, तो मुझे क्या करना चाहिए था? मैंने आपके लिए खर्चा पे किया, तो मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए थी? ब्रांच टू कैश, मैंने कर दी, एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया मैंने। मैं वो अकाउंटेंट जो मुझे अकाउंटिंग आती नहीं थी, मुझे करना था ब्रांच टू कैश, मैंने कर दिया डेबिटेड बाय एचओ इन इट्स एक्सपेंस, एचओ ने उसको अपने एक्सपेंस में डेबिट कर लिया, जबकि डेबिट कहां करना था? ब्रांच में। तो मैं क्या करूंगा? ब्रांच टू एक्सपेंस, और आप क्या करोगे? एक्सपेंस टू एचओ। ये तो बड़े सिंपल से है। हेड ऑफिस paid for purchases made by branch but it was debited by HO in its own purchase. HO paid for purchase made by, सुनो, मैं हेड ऑफिस आप ब्रांच, माल आपने खरीदा 30,000 का, और पेमेंट मुझसे करवा दिया, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? ब्रांच टू कैश, ये एंट्री मुझे करना चाहिए। क्या एंट्री करना चाहिए बेटा? ब्रांच, पर मैंने कर दी परचेज टू कैश, तो मैं परचेज को कर दूंगा क्रेडिट और ब्रांच को कर दूंगा, और आप करोगे परचेज टू एचओ। सिंपल है ना? ये क्वेश्चन स्टडी मॉडल का ही है, ये एंट्री आपको करनी है। टाइम हो गया क्या? नहीं, 18 मिनट बचा है। तो मैंने आपको अभी इंडिपेंडेंट ब्रांच में एंट्री बता दी, एडजस्टमेंट बता दी, रिकॉन्सिलिएशन कैसे किया था वो बता दिया, और इंटर ब्रांच बता दिया। अब बेटा जो जो लेस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं एक चीज आपको बता दूं। पहला बेसिक,
बेटा इसमें मुझे आपको जो बेसिक क्वेश्चन कराने, एक तो मैं सबसे पहले बता दूं, सबसे इजी वाला जो एग्जाम के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 1 है, आप पुणे ब्रांच है, बुक्स आपकी है, आपके यहाँ लेजर है, आपके यहाँ टीबी है, और अब आपको अपने यहाँ बुक क्लोज करनी है। तो मुझे सिखाना है बुक क्लोजर एट ब्रांच। अब बेटा बुक क्लोजर एट ब्रांच की बात मैं करूं तो मैं रफली बात करूं तो देखिए उसका क्वेश्चन भी है, सामने क्वेश्चन भी है, पर यदि ये आपकी, मैं आपसे लेना दिखा रहा हूंगा, मेरी बुक्स में ब्रांच से लेना आ रहा होगा, एचओ की बुक्स में, एचओ बुक्स में मेरे यहां ब्रांच अकाउंट खुला होगा और मैं आपसे लेना दिखा रहा हूंगा शायद डेबिट, और ये ब्रांच बुक्स है, यहां का टीबी है, क्योंकि बुक्स है तो टीबी भी होगा। अब देखिए मैं सबसे इजी टीबी लेता हूं। ये बेटा आपकी बुक्स है, पुणे ब्रांच की बुक्स है, और ये आपका टीबी है। यहां पर आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, यहां आपका क्लोजिंग स्टॉक है, यहां आपके डेटर है, ऑब्लिक क्रेडिटर भी है, ये फिक्स्ड एसेट्स है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, डेटर भी है, क्रेडिटर भी है, कैश एंड बैंक भी है, और एचओ अकाउंट भी है। और यहां पर मैं एक और लगता हूं, P&L भी है, और ये एचओ अकाउंट है। अब देखो फिक्स्ड एसेट का अकाउंट आपके यहाँ डेबिट है, क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट डेबिट है, डेटा का अकाउंट डेबिट है, क्रेडिट का क्रेडिट है, कैश बैंक डेबिट है, P&L का बैलेंस क्रेडिट है, और एचओ का क्रेडिट है। मतलब आप मुझे देना दिखा रहे हो, आप मुझे देना दिखा रहे हो। अब आप देना दिखा रहे हो 3 लाख, और ये प्रॉफिट आपका 50,000 है, और मैं आपसे 3 लाख की लेना दिखा रहा हूं। आप देना दिखा रहे हो 3 लाख और मैं लेना दिखा रहा हूं 3 लाख, दोनों सही है, मतलब बैलेंस अभी रिकॉन्साइल है, अभी मान के चल रहा हूं। अब आपको अपनी बुक क्लोज करनी है। अब ये आपके सामने जो टीबी है, अब यहां क्वेश्चन शुरू होता है जनरल नॉलेज का। मैं आपको पहले बोल दूं, बुक क्लोजर नथिंग अदर देन जनरल नॉलेज। ये आपके सामने टीबी है, मैं आपके सामने रखूंगा, आपको बड़ा इजी लगेगा। अब एक साथ पूरा ब्रांच जब देखोगे तो बहुत टफ लगेगा, पर एक एक करके देखोगे तो फिर इजी लग सकता है। पहला एक एक करके आप उसको क्लियर अप करते जाओ, लॉक करते जाओ कि कौन सा कॉन्सेप्ट में आपको तकलीफ है, कौन सा बहुत इजी है। ये टीबी है, अब आपको बुक क्लोज करनी है। अच्छा, ब्रांच का नॉमिनल अकाउंट कहां गया? परचेज, सेल, एक्सपेंसेस कहां गया? क्या ब्रांच ट्रेडिंग पे बना चुकी है? तभी तो ओपनिंग स्टॉक हटकर क्लोजिंग स्टॉक आ गया है। ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका और पील बन चुका, तभी तो ओपनिंग स्टॉक खत्म होकर क्लोजिंग रेज हो चुका। ये ट्रायल बैलेंस में रियल और पर्सनल अकाउंट ही बचे हैं, नॉमिनल अकाउंट ब्रांच पहले ही क्लोज। तो यदि क्वेश्चन बनाने वाला ये टीबी देता है, मतलब आप पर रहम कर रहा है, उसे नॉमिनल अकाउंट नहीं दिए, मतलब वो पहले ही क्लोज, तो उनको क्लोज करने की मुश्किल आपको नहीं उठानी है। तो आपके सामने रियल पर्सनल अकाउंट बचे हैं। यदि आपको कहे कि ब्रांच की बुक क्लोज करो, इसको क्लोज करो, ब्रांच की बुक क्लोज कर दो, जीरो कर दो, तो कितना सिंपल जनरल नॉलेज से होगा मैं बताऊं। क्योंकि अब वो वक्त गया पूछने का, पर आप फिर भी बताए जा रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि आपके दिमाग में तुरंत आ रहा है कि क्या करेंगे। बोलो बेटा, बोलो। पहले सबसे पहले काम करो, सारी असेट को एच में डाल देंगे, लाइबिलिटी को भी एच में डाल देंगे, पर पहले पीन डालो ना, पीएनएल, पहले पीएनएल को एच में डालो ना, तो एंट्री करोगे पीएनएल टू एचओ, ऐसा करते ही आपका ये अकाउंट डेबिट होकर ये 350 हो जाएगा। ये बुक क्लोजर में आपने पहले अकाउंट तो उड़ा दिया, पीएनएल टू एचओ। अब ये सारी असेट जो आपका डेबिट चल रही है, इनको करो एचओ टू फिक्स्ड असेट टू स्टॉक टू डेटर टू कैश, ये आपकी सारी अकाउंट उड़ गई। और क्रेडिट उड़ा दो, क्रेडिटर डेबिट टू एचओ। अब बताओ, क्या ये बुक क्लोजर जनरल नॉलेज से नहीं हो सकता? यदि आपको ये सामने टीबी आ जाए तो जनरल नॉलेज से टीबी, मतलब ब्रांच की बुक क्लोजर का बिल्कुल लोड मत लो, बिल्कुल इजी है, जनरल नॉलेज से होता है। जैसे इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन उतना इजी है, उतना इजी भी है। हाँ, पर क्या ये 100% क्लियर है?
लेकिन यदि क्वेश्चन बनाने वाले ने टीबी में नॉमिनल अकाउंट भी दिए हुए हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल दी है, एक्सपेंसेस दिया है, फिक्स्ड एसेट दी है, डेटर और क्रेडिटर दी है, कैश एंड बैंक दिया है और कैश बैंक दिया है, और क्या, और एचओ अकाउंट दिया हुआ है। डेबिट में है, ये डेबिट में, ये क्रेडिट में, एक्सपेंस डेबिट में है, फिक्स्ड डेबिट में है, डेटर डेबिट क्रेडिट दोनों में है, कैश डेबिट में है, ये क्रेडिट में है, ये टीबी दिया है और क्लोजिंग स्टॉक टीबी के बाहर दिया है। तब क्या करोगे, अब आपका अभी भी आपका बेसिक नॉलेज ही काम आएगा 11 12 का। बेटा क्या करो, ओपनिंग स्टॉक को ले जाओ, ट्रेडिंग पे इकट्ठा कर लो रेवेन्यू अकाउंट, तो ओपनिंग स्टॉक को ले जाओ ट्रेडिंग पीएल में, परचेज को ले जाओ ट्रेडिंग पीएल में, सेल को ले जाओ ट्रेडिंग पीएल में, एक्सपेंस को ले जाओ ट्रेडिंग पीएल में, फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन एंट्री पास कर लो, डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, उस डेप्रिसिएशन डेबिट टू यहां पर मान लो क्लोजिंग स्टॉक भी है और रेट ऑफ, अब डेप्रिसिएशन नीचे दिया है पर टीबी में तो नहीं आ रहा है ना, मतलब भी लगना बाकी है, तो पहले एंट्री करो डेप्रिसिएशन डेबिट टू और फिर डेप्रिसिएशन को ले जाओ ट्रेडिंग पीएल में, और बस फिर क्लोजिंग स्टॉक को रेस करो, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग, नहीं याद, अरे क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में आना पड़ेगा, 20 क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग, तो अब आपका ओपनिंग स्टॉक क्लोज हो गया, परचेज क्लोज, सेल क्लोज, एक्सपेंस क्लोज, डेप्रिसिएशन क्लोज, करेक्ट। अब आपका जो प्रॉफिट निकला वो प्रॉफिट ले जाओ एचओ अकाउंट में, प्रॉफिट है तो एचओ में, लॉस है तो भी एचओ में, तो आपके कौन सा अकाउंट नील हो गए, सारे नॉमिनल अकाउंट नील हो गए, बचे रियल और बस वो आप ले जाओ एचओ अकाउंट में। तो क्या बुक क्लोजर आपके नहीं लगता कि बहुत 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 इजी है, जिसके लिए आपको सिर्फ बेसिक जनरल नॉलेज की जरूरत है, आपको ज्यादा, भले आप एक क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है आपको, कॉन्सेप्ट बहुत मतलब इजी वाला है, आप इजीली बुक क्लोजर सीख सकते हैं। हाँ बस दिक्कत क्या आएगी, पहले क्या है, एचओ लेना कुछ और दिखा रहा है, ब्रांच देना कुछ और दिखा रही है, तो उसको पहले क्या कर लो, रिकॉन्साइल कर लो, उसके बाद बुक क्लोज करो, बस ये नया पॉइंट आ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, पहले बैलेंस बुक, पहले इनको रिकॉन्साइल करो फिर बुक क्लोज करो। तो बुक क्लोजर करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, क्या ये इसके क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे, बेसिक क्लियर है, तो बुक क्लोजर तो इतना आसान है कि मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत भी नहीं है। तो बुक क्लोजर तो हमारा कंप्लीट हो गया, तो हमने इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट कर लिया और वो एंट्री भी कंप्लीट कर ली, और ब्रांच का बुक कैसे क्लोज किया जाता है उसकी दो वैरायटी होंगी, टीबी में तो रियल पर्सनल अकाउंट दी है या रियल नॉमिनल पर्सन, तीनों दी है, तो दोनों केस में बुक क्लोजर आपने सीख लिया। अब आता है, आज के लिए इतना काफी है, तो कल क्या क्या करके आओगे, एक तो स्टॉक डेटर, और जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था स्पेशल, उसको स्टॉक डेटर करके आना नंबर 1, बाकी मॉडल के क्वेश्चन कम है, स्टॉक डेटर के मॉडल में कम है, आप क्या करना, पास एग्जाम क्वेश्चन भी होंगे ना आपके पास, अच्छा मेरी नोटबुक में तो है सही क्वेश्चन, वो कर लेना, पर कैसे करोगे, बहुत सारे हैं, स्टॉक डेटर के बहुत सारे हैं, तो मुझे आपको क्वेश्चन भेज दूं, मतलब ठीक है, मैं स्टॉक डेटर के कौन से क्वेश्चन करना भेज दूंगा, एक तो मैंने जो क्वेश्चन दिया वो करोगे आप हैंडमेड, वो तो करो आप, बाकी मैं स्टॉक डेटर के क्वेश्चन भेज दूंगा कि इसको कर लो, काम खत्म, बस वो हो जाएगा। और एक करना है ब्रांच, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट करना है और ब्रांच का बुक क्लोजर भी करना है, तो ये क्वेश्चन करके आइए। तो अब बचा क्या हमारे डिपेंडेंट ब्रांच में, हाउ ब्रांच बैलेंसेस आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन एचओ बुक्स, आपके बैलेंस मैं अपनी बुक्स में कैसे लाऊं, ये बचा है, और फाइनल अकाउंट अप्रोच बचा है, और फॉरेन ब्रांच बचा है, तो ये हमारा अगले 1.5 घंटे में हो जाएगा, नेक्स्ट 1.5 आवर में वो भी हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम कोशिश करके जल्दी कर लेंगे, शायद कल ही कर लें, ताकि आपका चैप्टर खत्म हो जाए, तो कल तक आप ये सारी चीजें कर लो, टारगेट है, हो जाएगा। थैंक यू।